आज का टॉपिक हमारा इस चैप्टर के अंदर होने वाला है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। देखिए, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसके टॉपिक को यदि आप ध्यान से एक बार देखेंगे ना तो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक मिलेगा। जैसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन के बारे में। हालांकि जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है वो सबका सब आपका एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन हाँ वो एक अरेंज फॉर्मेट में दिया हुआ नहीं है। तो अरेंज फॉर्मेट में बनाने का काम जो है वो हमने किया है यहाँ पे आपके नोट्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे था हमारा इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा, फिर इसमें देखा था हम लोगों ने कि किस प्रकार से हमारा जो एक वर्ड है सेल वो कहाँ से आया है ना, उसका मतलब क्या होता है ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया है ना, वो भी आपके बुक में दिया हुआ है। रॉबर्ट हुक के बारे में आपके बुक में लिखा हुआ है, लेकिन एक अरेंज फॉर्मेट में यदि देखा जाए तो वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने अरेंज फॉर्मेट में पूरी तरीके से लिख दिया है। फिर हमने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बात किया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक नया टॉपिक डिस्कस किया था, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर स्टडिंग सेल्स, यानी कि इसमें हम लोगों ने 2 माइक्रोस्कोप के बारे में देखा था। इन दोनों माइक्रोस्कोप के बारे में भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही कम दिया हुआ है ना। उसको यदि आप पढ़ेंगे ना तो हो सकता है कि आपको मिले भी ना, तो बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन हमने यहाँ पे उसको पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया था, इसमें तो कोई डाउट नहीं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। उसके बाद हमारा जो एनसीईआरटी का जो पहला टॉपिक आपका है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, वो है आपका व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। देखो, यहाँ इतना कुछ पढ़ने के बाद हमारे नोट्स में पहला पॉइंट आ रहा है, पहला टॉपिक आ रहा है, लेकिन ये पहला टॉपिक जो है ना आपका एनसीईआरटी में सबसे शुरुआत में ही दे दिया गया है, तो वो चीज़ भी पढ़ना जरूरी था, इसलिए हमने आपको पहले वो पढ़ाया। उसके बाद आएंगे हम लोग आज से अपने एनसीईआरटी के मेन टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। इस टॉपिक को ना समझाने के लिए आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है ओनियन का। ओनियन यानी कि प्याज का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। उस प्याज के एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं जरा ध्यान से। सेल्स ऑफ एन ओनियन पील, यानी कि यहाँ पे ना ओनियन आप जानते हैं प्याज, और पील का मतलब उसका छिलका। तो प्याज के छिलके के द्वारा आपके बुक में एक एक्टिविटी किया गया है ना। तो वो एक्टिविटी आपको लाइन बाय लाइन नहीं चलना है, लेकिन उस एक्टिविटी में क्या कहा गया है, उसका क्या कंक्लूजन निकला, ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि आखिर प्याज के छिलके को लेकर किस प्रकार से इसमें बताया गया है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है व्हाइल ऑब्जर्विंग दिस सेल ऑफ डिफरेंट साइजेज ऑफ ओनियन पील। यहाँ पे ओनियन पील का नाम दिया गया है एपिडर्मिस। ठीक है, तो किसी बुक में यदि आपको एपिडर्मिस मिले या फिर ओनियन पील मिले तो घबराने वाली बात नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। With the help of a compound microscope, we will observe that they all look similar to each other, and together they form a big structure like an onion bulb. अब इस चीज़ को आप समझिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है ना कि आप क्या कीजिए, एक प्याज का छिलका लीजिए, ठीक है, ऊपर वाला या फिर अंदर वाला कोई भी आप प्याज का एक छिलका ले लीजिए, उसको आप एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखिए। अच्छा, यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहा गया, क्योंकि हम लोग अभी बेसिकली स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो सकता है कहीं उतना इस्तेमाल करने के लिए ना आता हो, और उसको हम लोग बेसिकली हायर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने स्तर पे इस्तेमाल क्या करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे में एक प्याज का छिलका आप रखिए, ठीक है, उसमें आप ये देख पाएंगे कि दे ऑल लुक सिमिलर टू ईच अदर एंड टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे प्याज का छिलका जब रख के आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि हर एक प्याज के छिलके में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वो स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है, और वो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, हमारा सेल है ना। वो स्ट्रक्चर बेसिकली सेल है, और वो स्ट्रक्चर बहुत सारे आपस में मिले हैं, तब जाके आपको देखने में लगता है कि वो एक ओनियन बल्ब जैसा है। यहाँ पे ओनियन बल्ब का मतलब क्या है, यहाँ पे ओनियन बल्ब, अच्छा ओनियन हमारा कैसा होता है, प्याज गोल होता है, क्या वो बल्ब का स्ट्रक्चर लगता है कि नहीं आपको, बिल्कुल वही बात यहाँ पे कहा गया है। मतलब कि यदि एक लाइन में बताना हो, यहाँ पे जो आपने इस पॉइंट में पढ़ा वो ये था कि जब आप प्याज के एक छोटे से छिलके को लेकर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो आपको उसमें ना उस छिलके में एक जैसा ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, एक जैसा ही, ठीक है। और उन सारे स्ट्रक्चर को जब आप एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो फिर आपका बनता है एक पूरा ओनियन बल्ब, यानी कि एक पूरा आपका एक प्याज तैयार होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा बॉडी बना हुआ है, हमारे बॉडी में इतने सारे सेल हैं, उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया
तभी जाके हमारा बॉडी बना है। अच्छा एक बात बताइए, यदि हमारे बॉडी में जितने सेल हैं उन सबको बिखेर दिया जाए तो क्या हमारा बॉडी इस प्रकार का बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे प्याज वाले केस में था कि इनके सारे सिमिलर स्ट्रक्चर को इकट्ठा किया गया, तब जाके हमारा एक ओनियन बल्ब बना, यानी कि एक प्याज बना। उसके बाद द सेल्स ऑफ द ओनियन पिल विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन दे कम फ्रॉम। इसमें एक और बात बताया गया है कि आप ना चाहे छोटा प्याज लो या फिर बहुत बड़ा प्याज लो, उन सारे का जो सेल का एक तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल आपको सेम नज़र आएगा। ऐसा नहीं कि बड़ा प्याज ले लिए हैं तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग दिखेगा, छोटा प्याज लिए हैं तो उसके सेल का स्ट्रक्चर अलग दिखेगा, ऐसा नहीं है। प्याज का साइज कुछ भी हो, बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, लेकिन उसके जो सेल के स्ट्रक्चर हैं, बनावट है, वो बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, आगे दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स, और इसी स्मॉल स्ट्रक्चर को क्या कहा गया है? सेल कहा गया है। ऑफ एन ओनियन पील आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ओनियन बल्ब। तो यही जो सेल हमारा है, यानी कि यही जो हमारा छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, वो हमारा प्याज का क्या बन गया? बिल्डिंग यूनिट बन गया। बिल्डिंग यूनिट का मतलब हो गया उन सारे स्ट्रक्चर को एक साथ मिलाया गया, यानी कि उन सारे सेल को एक जगह इकट्ठा किया गया, तब जाके हमारा पूरा एक प्याज तैयार हो पाया। ठीक है, इन दिस वे वी कैन से दैट द ओनियन इज मेड अप ऑफ सेल्स। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एक प्याज है वो भी सेल से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, हमने आपको कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको इस पृथ्वी पे दिख रहे हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर बने होंगे। तो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर प्याज एक लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर लिविंग थिंग्स है। क्यों? क्योंकि देखिए प्लांट मतलब लिविंग थिंग्स, और प्याज भी किससे आया? प्लांट से आया। इसका मतलब कि वो भी हमारा क्या हो गया? एक लिविंग थिंग्स हो गया। और भाई प्याज के छिलके के अंदर हमको सेल दिख गया, इसका मतलब तो हम 100% श्योर हो गए कि ये लिविंग थिंग ही है ना? तो ये यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं। उसके बाद नॉट ओनली ओनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी सी अराउंड अस आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये केवल प्याज के बारे में बात नहीं हो रहा है, बल्कि उन सारे चीज़ों के बारे में बात हो रहा है जो कि लिविंग है, और यदि वो लिविंग है तो फिर वो सेल से ही मिलके बने होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया सबसे पहला टॉपिक। अच्छा, इसी टॉपिक के अंदर हमने एक छोटा सा और टॉपिक इसमें बना लिया है, वो है हमारा यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा आसान टॉपिक है ये भी, इसके बारे में आपने क्लास 8 में बहुत पढ़ा है, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसके मतलब को पहले हम लोग समझ लेते हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है वो लिविंग थिंग जो कि एक ही सेल से बना होगा, बस। एग्जाम्पल इसका सबसे बेहतरीन है अमीबा, है ना। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो कि बहुत सारे सेल से मिलके बने होंगे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोग ह्यूमन बींग्स, है ना, और लेना चाहें प्लांट, एनिमल, ये सारे हैं हमारे। इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म्स देयर बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ लाइक रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। अच्छा, यहाँ पे ग्रोथ के बगल में कॉमा लगा लीजिएगा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा थ्रू सिंगल सेल एंड मल्टी सेल। यदि हम लोग एक पूरे बड़े लेवल पे बात करें तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने एवरीडे लाइफ में अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, है ना, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रनिंग, वॉकिंग, ये सब कुछ होता है उसमें। तो ये सारा का सारा फंक्शंस जो है वो चाहे तो एक सेल से भी किया जा सकता है या फिर बहुत सारे सेल से भी किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पे बात हो रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, और देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा हुआ है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जीव जंतु जो हैं वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, पहला यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। अब चलिए इसके बारे में ना यदि आप स्टेटमेंट के रूप में देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कठिनाई होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करें लेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन कर लेंगे, इससे समझना बहुत आसान हो जाता है टेबल के रूप में। तो इधर हम लोग रखेंगे पहला यूनिसेलुलर और उधर रखेंगे हम लोग अपना मल्टी सेलुलर। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, और मल्टी का मतलब मैनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट अ सिंगल सेल। यूनिसेलुलर जब भी होंगे, यानी कि हम कह दें कि यदि देखो भाई ये ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब हो गया कि वो एक ही सेल से मिलके बना होगा, बस सिंपल सा बात है। और इसका जस्ट अपोजिट हमारा हो जाएगा मल्टी सेलुलर। अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलके बने होंगे। उसके बाद यूनिसेलुलर में
ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। सही बात है, जितने भी एक्टिविटी हैं वो उनको एक ही सेल से परफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा किस में, मल्टी सेलुलर में। ऑल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके बाद देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यहाँ पे ये है कि एक, यानी कि समझेगा ध्यान से, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि अलग अलग बॉडी पार्ट को अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए दे देना। अब जरा बताइए कि अमीबा एक ही सेल से मिला हुआ है, तो क्या उसके पास अलग अलग बॉडी पार्ट है? नहीं है, उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो पाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब आप सिंपली ये समझिए कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट को वो काम सौंप देना कि भाई ये तुम्हारा काम है, ये तुम कर लो, ये तुम्हारा काम है, तुम कर लो। जैसे हमारे बॉडी में देखा जाए, सांस लेने का काम नाक का है, नाक करेगा। खाना खाने का काम माउथ का है, माउथ करेगा। किसी चीज़ को देखने का काम आँख का है, आँख करेगा। तो हमारे बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे लेबर का मतलब क्या, काम। लेबर का मतलब काम, काम का मतलब एक्टिविटी। तो यहाँ पे एक्टिविटी का क्या करना है, डिवीजन करना है। मतलब कि देखो भाई ये काम है, ये तुम कर लो, ये काम है, ये तुम कर लो, ये काम है, वो तुम कर लो। और ये तभी हो पाएगा जब आपके पास अलग अलग बॉडी पार्ट होंगे। आपके पास बॉडी पार्ट ही नहीं है तो कहाँ से आप परफॉर्म कर पाइएगा। वही बात है, क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है तो क्या उसके पास कोई बॉडी पार्ट अपना है अलग अलग? नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करता है, लेकिन एक ही साथ कर लेता है। ठीक है, तो इसमें डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि इसमें आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि भाई ये काम है, ये तुम कर लो, ये काम है, ये तुम कर लो, ये काम है, ये तुम कर लो, ऐसा इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम लोग ह्यूमन बींग्स, हमारे बॉडी पार्ट में अलग अलग फंक्शंस हैं, सॉरी हमारे पास अलग अलग बॉडी पार्ट है, उनका फंक्शन अलग अलग है, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपली मतलब समझना है कि अलग अलग बॉडी पार्ट को अलग अलग काम सौंप देना कि ये तुम काम करो, वो तुम काम करो, ये तुम काम करो, इस प्रकार से। उसके बाद द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज शॉर्ट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो बहुत कम होता है। मतलब कि ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं। क्यों नहीं टिक पाते हैं? क्योंकि इनके पास एक ही सेल है, और एक ही सेल से जब आप सारा काम करवाइएगा तो वो कब तक टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक यदि छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे से आप बर्तन भी धुलवाइएगा, घर में झाड़ू पोछा भी लगवाइएगा, काम भी करवाइएगा, पढ़ना भी है, लिखना भी है, खेलना भी है, कूदना भी है, मार्केट से सामान भी लाना है, तो क्या वो बच्चा कभी ये सारा काम अकेला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। वही बात यहाँ पे है यूनिसेलुलर के साथ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत ही नाजुक सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत नाजुक। ये सारा काम अपने से उतना नहीं कर सकते हैं, और यदि मान लीजिए करता भी है तो ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन वही बात जो मल्टी सेलुलर है उसमें लाइफ स्पैन इसका ज़्यादा होता है, मतलब कि लंबे समय तक टिक पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें यूनिसेलुलर का, तो अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ये सब का सब हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बात करें तो हमारा फंगी हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आएंगे। क्या कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सेल डिवीजन, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं। चलिए थैंक यू वेरी मच।